वो कब से कॉल मिला रहा था। आज उसका बर्थडे था। वो चाहता था कि रात 12 बजते ही सबसे पहले उस दुश्मन जां का चेहरा देखे। इस चक्कर में हॉस्टल के बाहर न जाने कब से खड़ा था वो, मगर वो दुश्मन जां कॉल रिसीव ही नहीं कर रही थी। 12 बजने में 5 मिनट रह गए थे। वो बेसब्रा हुआ जा रहा था हर गुजरते लम्हे के साथ। क्या हुआ, इतनी कॉल्स क्यों, सब खैरियत तो है? हानिया परेशान होकर इस्तफसार करने लगी। नहीं, खैरियत नहीं है, तभी तो इतनी कॉल्स की हैं, जल्दी नीचे आओ। उकाशा ने परेशान लहजे में कहकर कॉल काट दी। नीचे? हेलो हेलो। वो मज़ीद इससे पहले कि कुछ पूछती कॉल कट चुकी थी। ऐसा क्या हो गया जो इतनी रात को चला आया है? कहीं इसका दिल तो नहीं बदल गया? कहीं ये मंगनी तोड़ने तो नहीं आया? नहीं नहीं, मैंने तो पहले ही इसे सारी सच्चाई बता दी है। उसने सच जानने के बाद ही मुझसे मंगनी की है, फिर क्यों मंगनी तोड़ेगा? क्या करूं, जाऊं या नहीं? हानिया के जहन में एक साथ मुस्बत मनफी सारे ख्यालात घूमने लगे। 3 मिनट लगे उसे फैसला करने में कि वो नीचे जाएगी ताकि मालूम कर सके कि मामला क्या है। वो क्यों इतनी लेट नाइट हॉस्टल में आया है मिलने। ओह नो, सिर्फ 2 मिनट रह गए। लगता है उकाशा तेरी आरज़ू दिल में ही रह जाएगी। नाउमीदी उसके चेहरे पर झलकने लगी। उसने फिर एक बार कॉल मिलाई। अब सिर्फ 1 मिनट रह गया था। कॉल तो उठाओ यार, इसे चाहिए फ़ोन ही भेज दे। वो झुंझलाकर मुंह बिसोरते हुए अपने सेल की जानिब देखते कहने लगा। 12 बजते ही सेल पर बेल रिंग हुई, रिमाइंडर की। चुप हो जाओ, याद है मुझे। वो झुंझलाकर रिमाइंडर बेल बंद करने लगा। बंद करके जैसे ही निगाह उठाई, वो हुस्ने सरापा, वो दुश्मन जां ठीक 12 बजे सामने खड़ी थी, जिसे देखते ही उसका चेहरा खुशी से चहक उठा। खुदा करे हर साल में अपनी सालगिरह पर सबसे पहले तुम्हारा ही चेहरा देखूं। उसने हानिया को अपनी जानिब आता देखकर दुआ की। क्या हुआ है, क्यों अचानक बुलाया है मुझे? हानिया के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी, जिसे देखकर वो मुस्कुरा दिया। कुछ खास तो नहीं हुआ, बस ये नाचीज़ आज ही की तारीख में 25 साल पहले दुनिया में जलवागर हुआ था। वो मुस्कुराते हुए बोला, ओह तो तुम्हारी सालगिरह है आज, हैप्पी बर्थडे। हानिया ने सुख का सांस लिया उसका जवाब सुनकर, फिर मुस्कुराते हुए उसे बर्थडे विश करने लगी। शुक्रिया शुक्रिया, चलो बेबी को ले आओ, मेरा बेटा भी तो मुझे विश करे ना। वैसे तुमने बताया नहीं, तुमने बेबी का नाम क्या रखा? उकाशा के कहते ही उसने नज़रें झुका ली। मैं उसे नहीं ला सकती, हानिया रंजीदा लहजे में बोली। क्यों क्यों नहीं ला सकती? उकाशा उलझ कर पूछने लगा। क्योंकि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ये कहते हुए हानिया की आंखों से आंसू निकलने लगे। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। बेबी है ना तुम्हारा, तुम्हारे साथ हॉस्टल में नहीं रह रहा? मैं तो समझा तुम अपने घर वालों से छुपा कर उसे हॉस्टल में रख रही होगी अपने साथ। उकाशा के सवालात उसे शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में उतार रहे थे। वो अम्मी जान, वो हानिया के लिए वो जुमला अपने मुंह से अदा करना भी बड़ा सख्त मालूम हो रहा था। हानिया बेबी कहाँ है? इस बार सवाल करते वक्त उकाशा के लहजे में संजीदगी नुमायाँ थी। अम्मी जान उसे इस्लामाबाद में कहीं छोड़ आई हैं, मुझे नहीं पता, वो तड़प कर बोली। क्या? उकाशा का दिमाग घूम गया था हानिया की बात सुनकर। उसे गुमान हुआ कि उसने उसके सर पर बम फोड़ा है। तुमने उस बच्चे को फेंक दिया? उकाशा का अगला सवाल हानिया के दिल को नश्तर की तरह चुभा था। नहीं, फेंका नहीं है मैंने, बस मैं कुछ ना कर सकी उसके लिए, वो एक गुनाह था ना, इसलिए। अम्मी और खाला ने उसे मेरे पास नहीं रहने दिया। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने उस नन्ही सी जान को मरने के लिए फेंक दिया। यार कैसी माँ हो तुम, कैसे फेंकने दिया तुमने उसे? तुम्हारी माँ के हाथ नहीं कांपते थे उस नन्ही सी जान को मरने के लिए फेंकते वक्त? कैसे यार, कैसे? और तुम उस नन्ही सी जान को गुनाह कैसे कह सकती हो? इंसान गुनाह नहीं होता, इंसान के आमाल गुनाह होते हैं। वो बच्चा बजादे खुद एक ज़ीरू था। क्या तुमने शरीयत से पूछा कि वो क्या हुक्म देती है तुम्हें उस बच्चे के बारे में? नहीं, नहीं पूछा होगा। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा अमल मुझे चीख चीख कर बता रहा है कि तुमने खुदा से नहीं, मुआशरे से डर कर उसे फेंका है। क्योंकि मेरा खुदा किसी नन्ही ज़ीरू को इस तरह फेंकने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता। अरे वो तो इतना रहमान है कि माँ के पेट में रूह आ जाने के बाद डीएनसी करवाने को कत्ल करार देता है। तुम्हें पता भी है इस तरह के बच्चों के साथ क्या होता है? ऐसे बच्चे बेचारों को तो कफन तक नसीब नहीं होता, बहुत से तो जानवरों का लुकमा बन जाते हैं। हानिया तुमने अच्छा नहीं किया। अगर तुम वो बच्चा नहीं पाल सकती थी तो किसी इदारे को दे आती। इस तरह मरने के लिए कैसे छोड़ आई तुम लोग? तुम्हारा ज़मीर तुम्हें रात को चैन से सोने देता है?
तुम्हारा कलेजा नहीं फटता ये सोच कर के वो नन्हा सा बच्चा कैसे जिएगा जिसकी खुराक ही उसकी माँ का दूध है। काश काश तुमने उसे गुनाह समझने की बजाय एक इंसान, एक ज़ीरू समझा होता। उकाशा ने उसके दोनों हाथ पकड़कर झिंझोड़ते हुए जज्बाती अंदाज में कहा। उकाशा का दिल उस वक्त खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि उसकी निगाहों में कब्रिस्तान वाला बच्चा घूमने लगा। किस प्लेनेट से आए हो तुम? हानिया उसके चेहरे पर झलकता रंज देख पा रही थी। उसकी बातों में जो दर्द था उसे महसूस कर पा रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उस मुआशरे में उकाशा जैसे लोग भी पाए जाते हैं जो हराम हलाल से ज़्यादा किसी के ज़ीरू होने को अहमियत देते हैं, इंसान होने को अहमियत देते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ इस पर। उकाशा समझ नहीं सकता था कि वो क्या पूछना चाह रही है, इसलिए गुस्से से बिफर कर बोला, मैं भी मजाक नहीं कर रही। अभी तक मेरे कानों ने इस तरह की बातें किसी को कहते नहीं सुना। हमारे मुआशरे में लोग हराम और हलाल कहते हैं। फिर वो तंजिया मुस्कुरा कर कहने लगी, तुम पहले आए हो जो हराम और हलाल से ऊपर इंसान होने को अहमियत दे रहे हो। हानिया के खूबसूरत चेहरे पर कुर्ब नुमाया था। वो रंजीदा लहजे में मुड़कर चली गई अंदर। राहीला बेगम के घर नन्ही मुन्नी सी गुड़िया की विलादत हुई, जिसे देखते ही उसकी दादी ने कल्लो कल्लो कहना शुरू कर दिया। राहीला बेगम का दिल काफ़ी दुखता था अपनी सास की बातें सुनकर, मगर वो खून का घूंट पी जाती। हानिया कंपटीशन जीत गई थी। एक हफ्ते से उकाशा ने उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया था। तुम उकाशा को बताए बगैर ही 1 साल के लिए जा रही हो, माहम ने एतराज़न कहा। मैं उसे मैसेज कर दूंगी। हानिया ने लापरवाही से अपने कपड़े पैक करते हुए कहा, मगर उसे कम से कम बता तो दो यार। माहम इस बात पर काफ़ी ज़ोर दे रही थी कि उकाशा को अपने 1 साल मुल्क से बाहर जाकर पढ़ने की इत्तला दो, उसे एतमाद में लो, फिर जाओ। हानिया सिर्फ जल्द से जल्द बगैर किसी की मदद के अपने पाँव पर खड़े होना चाहती थी, अपने बेटे को ढूंढ कर वापस लाना चाहती थी। उसके दिल में मोहब्बत का जज्बा उकाशा के लिए पैदा ही नहीं हुआ था। वो सिर्फ इस मुआशरे में रहने के लिए किसी का हाथ थामना चाहती थी, ताकि वो अपने बेटे को मुआशरे में इज्जतदार ज़िंदगी दे सके, एक बाप का नाम दे सके। हानिया सिर्फ उकाशा के लिए मैसेज छोड़कर मुल्क से बाहर चली गई, और ये बात उकाशा को काफ़ी नागवार गुजरी। हद है यार, बंदे की मंगेतर होकर भी कोई इज्जत नहीं है। कम से कम एक बार कॉल करके ही बता कर चली जाती। उकाशा मुंह बिसोर कर सेल पर उसका मैसेज देखते हुए बोला, इंशाल को आज राहीला बेगम अपने साथ ही यतीम खाने लेकर आई थी। राहिब को गोद में लेने के बाद इंशाल को उसके झूले में लिटा दिया था। काश अल्लाह मेरी बेटी को तुम्हारे जैसा रंग दे देता। वो राहिब को देख बड़ा दुखी होकर हसरत भरे लहजे में बोली, क्या बात है, आज इतना दुखी क्यों लग रही हो? सब खैरियत तो है? यतीम खाने में काम करने वाली एक खातून उनका रंजीदा चेहरा देखकर पूछने लगी। खुदा ने मुझे बेटा दिया तो दूध जैसी रंगत का दिया, लेकिन जब बेटी दी तो वो कहते कहते रुक गई। अरे परेशान क्यों होती हो बहन, अभी तो बहुत छोटी है, जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी इसका रंग खिलता चला जाएगा। खातून की बात सुनकर राहीला बेगम इस बात में सर हिलाने लगी। राहीला बाजी आपको इंचार्ज बुला रही हैं। एक लड़की ने आकर उन्हें इत्तला दी। अच्छा मैं आती हूँ। राहीला बेगम ने इंशाल को एक साइड में रख कर राहिब को उस झूले में लिटा दिया और खुद इंचार्ज के पास चली गई। इंशाल सो रही थी। छोटे से राहिब को उसके हाथ में बंधी काली डोरी ने अपनी जानिब मुतवज्जो किया। वो उसकी डोरी पकड़कर मुंह में लेने लगा। हाय आपकी राहिब कितना प्यारा लग रहा है ना हमारी इंशाल के साथ। राहीला बेगम अभी कमरे में दाखिल ही हुई थी कि मिसबा बड़े शौक लहजे में दोनों बच्चों को देखकर कहने लगी, ऐसी बातें मत करो, भूल गई हमारे यहाँ ज़ात से बाहर शादी नहीं होती। आज तो कह दिया, आइंदा मत कहना। राहीला बेगम ने फ़ौरन ही सख्त लहजे में कहा, जिसे सुनते ही मिसबा का मुंह लटक गया। उफ, हम और हमारी ज़ात। वो एक गहरा सांस लेते झुंझला कर बोली, बेचारा राहिब, बेटा सुन ले, कसाई बरादरी से ताल्लुक़ है हमारा, कुरैशी कहलाते हैं हम, बड़े अमीर कबीर हैं। हमारे यहाँ ज़ात से बाहर शादी नहीं होती जब तक सामने वाला हद से ज़्यादा अमीर ना हो। समझ रहे हो ना? मिसबा आपी तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रही हैं? अगर इंशाल का हाथ चाहिए तो बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। मिसबा शोखी से राहिब के मुंह से इंशाल की डोरी हटाते हुए उसके कान के पास आकर हल्के से सरगोशी में बोली, उफ पागल लड़की, सारी आवाज़ें आ रही हैं मुझे, शर्म करो, इतने से बच्चे को क्या सिखा रही हो तुम? राहीला बेगम घूर कर टोकते हुए बोली, जिस पर मिसबा मुस्कुराते हुए उन दोनों बच्चों को देखने लगी।
मैं तो बस मजाक कर रही थी आपी, खुदा जाने इनके नसीबों में क्या लिखा गया है। मिसबा अगले ही लम्हे दोनों को देखकर संजीदगी से बोली, वैसे राहिब तो यतीम है, अगर ये रिश्ता ले भी आया तो आपके ससुराल वाले तो साफ मना कर देंगे। हाय बेचारा राहिब। मिसबा के उदास होकर कहते ही राहिला बेगम ने झुंझलाते हुए अपना सर पकड़ा, तुम्हारा दिमाग ना कुछ ज्यादा ही चलने लगा। उठो, जाकर पानी गर्म करके आओ, मुझे राहिब को नहलाना है। उनके हुक्म सादिर करते ही मिसबा इस बात में सर हिलाकर पानी लेने चली गई। राहिला बेगम दोनों बच्चों को देखने लगी। राहिब बर्फ की मानी बिल्कुल सफेद रंगत का मालिक था, जबकि इंशाल उसके बरक्स रंग लेकर पैदा हुई थी। राहिला बेगम रंजीदा नजरों से उन दोनों को देखने लगी। अम्मी, मेरा बेटा भूखा होगा, उसे ना लेकर जाएं। वो भूखा होगा अम्मी, उसे ना लेकर जाएं। वो नींद में मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। 1 साल गुजरने के बावजूद उसके ख्वाबों में कोई बदलाव ना आया था। वो आज फिर चीखती हुई उठी, पूरा जिस्म पसीने से तर हो रहा था। उसके हवास अभी तक काम नहीं कर रहे थे। वो सर पकड़कर उठ बैठी थी। कमरे में सन्नाटा होने के सबब बेल की रिंग पूरे कमरे में गूंज रही थी। हेलो। फ़ोन पर उकाशा का नाम देखते ही उसने फ़ौरन रिसीव किया। शुक्र है खुदा का, जालिम हसीना, तुमने फ़ोन तो उठाया। कहाँ गायब हो यार, कॉल क्यों नहीं रिसीव करती उकाशा की? उकाशा बेसब्री से पूछने लगा। क्योंकि मेरा दिल नहीं चाहता तुमसे बात करने का। हानिया ने जो दिल में था वो साफ गोई से कह दिया। ओह अच्छा, चलें कोई नहीं, इस शरीफ आशिक का तो चाहता है ना, उसका ही दिल रखने के लिए बात कर लिया करें। उकाशा ने उसकी बात का ज़रा बराबर भी बुरा ना माना और ठंडी आह भरते मिन्नत भरे अंदाज में बोला, उकाशा, मैं मंगनी तोड़ना चाहती हूँ। मुझे मेरा ज़मीर मलामत करता है, कहता है कि तुझ जैसी लड़की का खुशियों पर कोई हक नहीं। तुमने ठीक कहा था, मैं कैसी माँ हूँ, मैं अपने बच्चे को मरने के लिए कैसे छोड़ आई। तुम्हें पता है, जब अम्मी उसे ले जा रही थी तब वो भूखा था। आज भी वो उसी तरह मेरे ख्वाबों में आता है। मैं पल पल मरती हूँ ये सोच कर कि मैंने अपने बेटे के लिए कुछ किया क्यों नहीं। वो काशा मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। मुझसे अब और अपने ज़मीर की मलामत बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम्हें पता है, मैं जब जब खाना खाती हूँ सबसे पहले मेरे दिल में ख्याल आता है कि मेरा बेटा कहीं भूखा हुआ तो, कहीं वो भूख के मारे तड़प ना रहा हो और मैं यहाँ आराम से बैठकर पेट भरकर खाना खा रही हूँ। मेरा ज़मीर मुझे बहुत मलामत करता है। मैं मौत मांगती हूँ, मुझे मौत नहीं आती। मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? कहाँ ढूंढूं अपने बेटे को? कभी कभार सोचती हूँ तो अम्मी और खाला की बातें ठीक लगती हैं कि अगर मैं अपना बेटा ढूंढ भी लूँ तो इस मुआशरे में मैं उसे कैसे पालूंगी। हानिया दिन ब दिन मज़ीद रंजीदा होती जा रही थी। उसका कहा एक एक जुमला उसके दर्द की अक्कासी कर रहा था। कहते हैं मुर्दा पर तो फिर सब्र आ जाता है, मगर जिंदा पर नहीं, और यही हाल हानिया का था। उसे सब्र नहीं आ रहा था। अगर तुम्हें लगता है कि इस मंगनी के टूट जाने के बाद तुम्हें सुकून आ जाएगा तो तोड़ दो। उकाशा निहायत संजीदगी से गोया हुआ। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने बड़ी मुश्किल से यह जुमला अदा किया। कहा था तुझसे उकाशा, गलत सिमत चल पड़ा है तू। उकाशा हानिया की कॉल काटने के बाद खुद ही रूहानसी लहजे में खुद से हम कलाम हुआ। वो ऑफिस में बैठा हुआ था। ढेरों ढेर फाइल्स खुली हुई थी उसके सामने। उसके पास सर खुजाने का वक्त नहीं था। उसने खुद को कामों में मसरूफ कर लिया था। अंदर आ जाऊं? एक जानी पहचानी आवाज़ समाज से टकराई। तुम? उकाशा को मानो 130 वोल्ट का ज़बरदस्त झटका लगा। हानिया को अपने सामने खड़ा देख वो फ़ौरन चेयर से उठ खड़ा हुआ। क्यों, मुझे इजाज़त नहीं है तुम्हारे होटल में आने की? हानिया ने अबरू उचकाकर इस्तफसार किया। नहीं, ऐसी बात नहीं, बस थोड़ा शौक हुआ हूँ तुम्हें अचानक देखकर। उकाशा के लहजे में अब काफ़ी संजीदगी थी। आओ बैठो, क्या लोगी, ठंडा या गरम? हानिया के सोफे पर बैठने के बाद वो उसके पास आकर खड़ा हुआ। कुछ भी नहीं, अभी अभी सफ़र से आई हूँ तो थक गई हूँ, घर जाकर आराम करूँगी बस। हानिया थके अंदाज में बोली। ओह, तुम डायरेक्ट एयरपोर्ट से आ रही हो यहाँ पर? हाँ, वो इस बात में सर हिलाते बोली। मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं क्यों आई? उकाशा उसके अचानक आने के सबब दिली तौर पर घबरा गया था। उसे यकीन था कि वो मंगनी तोड़ने आई है। पता है उकाशा को। फिलहाल पहले कुछ खा पी लो, फिर बात करना। उकाशा का दिल मानो लम्हा लम्हा डोल रहा था, इस खौफ से कि आज वो एलानिया मंगनी तोड़ देगी। मुझे भूख नहीं, हानिया के कहते ही वो फाइल में मुंह देकर खड़ा हो गया। हानिया को महसूस हो गया था कि वो उसे टालने की कोशिश कर रहा है, जिसका सबूत उसके हाथ में पकड़ी उल्टी फाइल थी। उकाशा के चेहरे के रंग हानिया की बात सुनने से पहले ही उड़ चुके थे। फाइल तो सीधी पकड़ लो। हानिया टोक कर फाइल उसके हाथ से लेकर सीधी करके पकड़ाते बोली।
हाँ वो मैं साफ कह रहा हूँ, मैं मंगनी नहीं तोड़ूंगा। उस दिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद जज्बाती होकर बकवास कर दी थी उकाशा ने। उकाशा मंगनी नहीं तोड़ सकता, हरगिज नहीं। उकाशा ने फाइल टेबल पर जोर से रखकर हानिया की आंखों में आंखें डालकर साफ कह दिया कि वो मंगनी किसी सूरत नहीं तोड़ेगा। ओह, तो इसलिए इग्नोर कर रहे हो तुम मेरी बात को। फिलहाल मैं यहाँ मंगनी तोड़ने नहीं आई, मैं तो माफ़ी मांगने आई थी। जाते वक्त तुम्हें सिर्फ मैसेज पर बताकर चली गई थी, जबकि माहम ने बहुत समझाया था मुझे कि तुम्हें ठीक तरह एतमाद में लेने के बाद जाऊं। इसलिए हानिया मासूमाना चेहरा बनाकर अभी माफ़ी तलब कर ही रही थी कि उकाशा ने बेताब होकर तेज़ी से बीच में बात की। तो तुम मंगनी तोड़ने का इरादा नहीं रखती? उसकी निगाहों में बेताबी झलक रही थी। नहीं, मैं इतनी भी अकल से पैदल नहीं जितना तुम समझते हो। भला दूसरे प्लेनेट का बंदा मुझे फिर कहाँ मिलेगा? हानिया के कहते ही उसने सुख का सांस लिया। तुमने तो जान ही निकाल दी थी उकाशा की। यकीन जानो लग रहा था कि अब जान निकली कि अब निकली। उस रात के बाद से मेरी नींदें उड़ गई हैं। हर वक्त खुद को कोसता रहता कि क्या सोचकर तुम्हें इजाज़त दे दी मंगनी तोड़ने की। उकाशा एक गहरी सांस खारिज करते पुरसकून अंदाज में बोला, सॉरी, उस रात ख्वाब देखकर उठी थी और अक्सर मेरी हालत उस ख्वाब को देखने के बाद बिगड़ जाती है। हानिया नज़रें झुकाकर कहने लगी, अगर मैं कहूँ कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दर्द को तो ये झूठ होगा, क्योंकि इंसान सिर्फ वही दर्द समझ सकता है जो उस पर बीता हो। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा, प्लीज़ मुझे अपने गमों में शरीक कर लो। मैं शरीके हयात और शरीके गम दोनों बनने की आरजू रखता हूँ। उकाशा जज्बाती होकर हानिया की आंखों में झांकते उसे अपनी बेपनाह मोहब्बत का एहसास दिलाने लगा। अगले महीने मेरी डिग्री मिल जाएगी। इसके बाद मैं अपना खुद का छोटा सा बुटीक खोलने की सोच रही हूँ। ओह ग्रेट। वैसे मंगेतर साहिबा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरी बारी कब आएगी? वो दुनिया जहान की मासूमियत चेहरे पर सजाते हुए पूछने लगा। मतलब? वो नासमझी से बोली, मतलब आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई, आपको डिग्री मिलने वाली है, आप अमेरिका से भी अपना 1 साला कोर्स करके आ चुकी हैं और अब आपका खुद का बुटीक खोलने का इरादा है। इन सब में उकाशा बेचारे के निकाह का प्रोग्राम कहाँ है? उसने शुरू के जुमले निहायत पुरसकून लहजे में अदा किए, लेकिन आखिरी जुमले पर खासा जोर देते हुए इस्तफसार किया। निकाह तुम्हारी मर्जी पर है, तुम जब चाहे। अभी उसका जुमला मुकम्मल भी ना हुआ था कि उकाशा का चेहरा खिल उठा। बस बस बस, तुमने इतना कह दिया ना, काफ़ी है। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, ठीक है मैं चलती हूँ, जो भी प्लान हो मुझे इन्फॉर्म कर देना। हानिया बैग कंधे पर टांग कर अभी एक कदम भी ना चली थी कि उकाशा के पीछे से आवाज़ आई। हानिया के कान खड़े हुए खफकी से मुड़कर उसे देखने लगी, जिस पर उसने अपनी ज़ुबान आदत के मुताबिक होंठों पर फेरी। सॉरी यार, ज़ुबान स्लिप हो गई। मेरे कहने का मतलब था मंगेतर जी, वो मेरी छोटी बहन और कज़न ने अभी तक तुम्हें देखा नहीं। बहुत आरज़ू है उन दोनों की तुम्हें देखने की। एक डिनर साथ कर लेते हैं। तुम चाहो तो अपनी सहेलियों को भी ला सकती हो। वो पुरुमीद नज़रों से हानिया के इस बात में जवाब देने का मुंतज़िर था। ठीक है। हानिया तैयार हो गई उकाशा की बहन और कज़न से मिलने के लिए। अबरिश अपने काम के सिलसिले में इस्लामाबाद आई हुई थी। वो अपनी फैक्ट्री से निकल रही थी कि उसकी सेक्रेटरी ने इतला दी कि यतीम खाने में छोटा सा फंक्शन रखा गया है, जिसमें उसे चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया है। सिला की कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, छोड़ो फिर कभी। अबरिश कहते हुए गाड़ी में बैठ गई। मैम, सिर्फ आधे घंटे की ही तो बात है, उसकी सेक्रेटरी ने इल्तजाइया अंदाज में कहा। चलो ठीक है, चलते हैं। अबरिश ने लापरवाही से सर पर नजरें जमाए कहा, और वो यतीम खाने पहुंच गई। वापसी पर उनकी तवज्जो एक बच्चे ने अपनी जानिब मबजूल कराई। डरो डरो, एक छोटा सा बच्चा अपनी तोतली जुबान में कहने लगा। वो बच्चा देखने में 1.5-2 साल के करीब का मालूम हो रहा था। मिसबा उसे गोद में लिए हुए थी। अरे देखो तो सही, इतनी प्यारी काल लाई हुई हूँ मैं तुम्हारे लिए, लाइट्स और म्यूजिक वाली, और तुम डर रहे हो। एक तो तुम डरपोक बहुत हो राहिब, मिसबा झुंझला कर बोली। वो डरपोक नहीं है लड़की, उसका कॉमन सेंस दूसरे बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ है। वो और बच्चों की तरह चमकती हुई चीज़ को फ़ौरन नहीं पकड़ रहा। ये बात इस बात की दलील है कि बच्चा सोच समझ रहा है। वो खुद के लिए उस कार को अपनी महफूज नहीं गुमान कर रहा। जब थोड़ी देर गुजर जाएगी और ये महसूस करेगा कि ये कार उसके लिए ख़तरनाक नहीं है, ना ही उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचा रही है, तब जाकर खेलेगा वो इस कार से। सो इसे मेरी नज़र के मुताबिक डरपोक नहीं, समझदार होना कहते हैं। अबरिश राहिब के गाल को प्यार से सहलाते हुए पूरे इत्मीनान अंदाज में बोली। ओह, मिसबा अबरिश की बात सुनकर लाजवाब हुई। वैसे क्या नाम है इस बच्चे का? अबरिश ने थोड़े तजस्सुस से पूछा।
راہب نام ہے اس کا۔ یہ بچہ یتیم خانے کا ہے؟ ابریش نے دلچسپی ظاہر کی تھی اس بچے میں۔ جی یہ یہیں رہتا ہے، میں اور آپ بھی اس کا خیال رکھتے ہیں، مصباح مسکرا کر بتانے لگی۔ اوکے۔ ابریش کا دل اس بچے پر اٹک گیا تھا۔ اس بچے کی بلا کی خوبصورتی ابریش کی آنکھوں کو خود سے پلٹنے کی اجازت ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں اپنی بیٹی کے لیے ہیرا ڈھونڈوں گی نہیں، بلکہ خود تیار کروں گی۔ آج سے راہب ابریش ملک کا بیٹا ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ دستور دنیا نہیں نبھائے گی، وہ اپنی بیٹی کو کسی دوسرے کے گھر نہیں بیاہے گی، بلکہ وہ ایک بچہ اڈاپٹ کر لے گی، اس کی خود بہترین پرورش کرے گی، اسے ہر طرح سے اپنی شہزادی بیٹی کے قابل بنائے گی، اور پھر اپنی بیٹی کا ہاتھ اسے تھما کر زندگی بھر کے لیے ان دونوں کو ہنسی خوشی اپنے پاس رکھے گی۔ ابریش ملک نے راہب کو اڈاپٹ کر لیا اور اپنے ساتھ ہی کراچی لے آئی۔